वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की PT 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम लोग एयर पोल्यूशन देख रहे थे। एयर पोल्यूशन की जितनी पार्ट है हमारी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन के साथ। सबसे पहले देखेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, जैसे कि मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज़ इन गंगा बेसिन। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। एंड देन वाटर कमोडिफिकेशन है, ये क्या है इसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं। बायो मॉनिटरिंग यूजिंग इन्वायरमेंटल DNA एंड इनिशिएटिव इन न्यूज़ फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो सारी टॉपिक वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज़ इन गंगा बेसिन। गंगा बेसिन में जितनी भी वाटर सेंसिटिव सिटीज़ है वो बनानी है। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले लॉन्च किया गया है नेशनल मिशन फॉर गंगा, जो क्लीन गंगा है इस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है जिसके साथ ये एसोसिएट करके इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस इनिशिएटिव में कहा क्या जा रहा है। सबसे पहली बात कही जा रही है कि एक वाटर सेंसिटिव सिटी जो कि इस तरीके से बेस्ड होता है कि एक हॉलिस्टिक मैनेजमेंट करनी है। इट मीन्स कि वाटर साइकिल होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि पानी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जस्ट लाइक कि अगर आप लोग देख लो कि अगर बर्तन धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी गंदी होकर जो है वो वेस्ट में चले जाती है। लेकिन ऐसा हम लोग को करना है कि यहाँ पे एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होनी चाहिए जिससे कि वो गंदे पानी जो है वो फिल्टर हो जाए, जिससे कि एक साफ पानी निकल के बाहर आ जाए और उसके बाद गंदी पानी अलग हो जाए, मतलब गंदगी अलग हो जाए उस पानी से। फिर इस फिल्टर को आगे जो है फिर इसको फिल्टर किया, फिर इस पानी को फिर से फिल्टर किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि फिल्टर कर करके इसको इस तरीके से बनाना है कि ये ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी में आ जाए। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये हो जाता है एक वाटर साइकिल। इट मीन्स कि ये आप लोग देखो कि वही पानी जो हम लोग यहाँ पे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वही पानी जो है हम लोग इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से बर्तन धोने के काम आ जाए। तो इस तरीके से पानी का यहाँ पे साइकिल की बात की जा रही है। और यहाँ पे किस तरीके से बेसिक सर्विस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि सैनिटेशन की भी बात की जाती है, साफ़ सुथरे की। और वहीं अगर हम लोग देखें तो फ्लड रिस्क है, इसको भी मिटिगेट करना है। ऐसा नहीं है कि वाटर साइकिल है और पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि कुछ एरिया में आप लोग देखते हो कि पानी जो है वो फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है। साथ ही आप देखो कि वाटर वेज जो यहाँ पे है, इट मीन्स कि वाटर वेज से जो हेल्थ यहाँ पे है उसको प्रोटेक्ट करना, इन्हांस करना है। इट मीन्स कि एक चीज़ है कि जल ही जीवन है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो पानी अगर ड्रिंकिंग वाटर अगर मिलता है, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो उसके थ्रू आप लोग देखते हो कि जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है वो नहीं होती है। सेकंड थिंग है कि हर एक चीज़ जो है वो पानी पे डिपेंडेंट है, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो। और बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हो, घर पे भी आप देखो कि बिना पानी के कुछ भी नहीं हो पाता है। तो लेकिन आप लोग देखो कि हमारी जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर टेबल जब डाउन हो रहे हैं तो इसमें इट मीन्स कि एक समय ऐसा आएगा कि पानी की शॉर्टेज हम लोग को फेस करना होगा। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे एक सेफ़ और ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा हमारे देश में जहाँ पे लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। तो जिस दिन आप खरीद के पीने लगोगे तब पानी की भी अहमियत समझ में आएगी। और आप लोग एक लापरवाही देखते हो कि बहुत जगह है कि टैप ओपन है और वहाँ पे पानी फ्लो हो रहे हैं, तो उस तरीके से भी पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इस इनिशिएटिव का एक ही एम है कि गंगा बेसिन, क्योंकि बहुत बड़ी बेसिन है तो इसमें बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि गंगा बेसिन में जो है 5 राज्यों के नाम बताइए, एटलीस्ट 5। चलिए बहुत कम पूछ दी, लेकिन फिर भी बताइए कि गंगा बेसिन में कौन कौन से 5 राज्य आते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो गंगा बेसिन क्योंकि बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे राज्य कवर हो जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके की इनिशिएटिव इसी बेसिन में ली गई है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये मिशन जो है आपका बहुत पहले आया था। एक्चुअली ये सोसाइटी के तहत इसको रखा जाता है, जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। और ये काम करती है नेशनल गंगा काउंसिल के साथ और अदर यूनियन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ, जिसमें कि आप देखो कि जो रिवर गंगा है उसको जो है रिजुवनेशन की बात की जाती है। क्योंकि आज के डेट में आप देखो रिवर गंगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। पोल्यूशन की कंप्लेंट बार बार आती है, साथ ही पोल्यूशन की कंप्लेंट क्या हम लोग भी ये देख ही रहे हैं। साथ ही आप देखो कि यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, हर एक जो रिवर है उसमें पोल्यूशन की यहाँ पे बात निकल कर आती है। तो इसलिए उसको रिजुवनेट करने की बात की जाती है। और साथ ही यहाँ पे जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत देखा जाता है। तो इसलिए ये भी जो इनिशिएटिव लिया गया है कि एक वाटर सेंसिटिव सिटीज़ बनानी है गंगा बेसिन में, तो ये इसको भी रखा गया है वाटर ये जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत। ठीक है, ये तो आप लोग पार्ट देख ली कि इसी का है। साथ ही यहाँ पे इंश्योर करना है, जो नमामि गंगे एक स्कीम आई थी, नमामि गंगे मिशन भी है। तो यहाँ पे फ्लैगशिप अर्बन मिशंस भी है कुछ, जैसे अमरूट है, स्मार्ट सिटीज़ है। तो ये सारे भी कुछ मिशन है जो कि हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, जिसमें कि यही बात की जाती है कि स्मार्ट सिटीज़ किसको स्मार्ट सिटी कहेंगे। स्मार्ट सिटी कहने का मतलब है कि लोगों को जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करा सके। अब इसमें ये देख लीजिए कि नमामि गंगा है क्या।
तो नमामि गंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम है जिसमें कि वो सारे रिवर आते हैं जो कि गंगा बेसिन के तहत है, और यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि कंटिन्यूस फ्लो हो और इस तरीके से फ्लो हो जो कि पॉल्यूटेड नहीं हो। साथ ही आप देखो कि ये 3-4 पायलट सिटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो भी बेसिन गंगा में। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, फील्ड विजिट हो, वेबिनार्स है, टेक्निकल सपोर्ट है, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जो कि नमामि गंगे स्कीम में ही प्रोवाइड की जाती है। अब आप ये देखो कि वाटर सेंसिटिव सिटी क्या है। तो वाटर सेंसिटिव सिटी जहाँ पे आप देखो लिवेबल हो, आराम से आप रह सको, रेजिलिएंट हो, इट मीन्स कि पानी की कभी कमी नहीं देखने को मिले, सस्टेनेबल हो कि पानी का इस तरीके से इस्तेमाल करे कि आगे आने वाले जनरेशन को भी पानी की जो है वो उपलब्ध हो, अवेलेबल हो उनके लिए, और प्रोडक्टिव हो। पानी का इस्तेमाल हमेशा प्रोडक्टिव करना है, क्योंकि प्रोडक्टिव रहेगा इट मीन्स कि जो पैसे का खर्च हम लोग कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए, और पानी का खर्च कर रहे हैं तो उससे हमें जो है ऐसी जगह करना है जहाँ पे हमें फ़ायदा हो। ठीक है, साथ ही आप देखो कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट है विद अ फोकस ऑन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इन रिवराइन इकोसिस्टम है। यहाँ पे अगर हम लोग इसके तहत देखें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जो कि एक MOU यहाँ पे साइन किए हैं इनके द्वारा, वो भी किसके साथ, तो साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि रिवर बेसिन मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो ये समझने का कोशिश कीजिए कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होता क्या है। एक्चुअली आप देखो कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या फिर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कहेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो आज के डेट में सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी यहाँ पे है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, जिसके तहत क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन को जो है हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। और इसके तहत क्या होता है ना, इस टेक्नोलॉजी के तहत, कि जो रियल अर्थ जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग स्टडी कर पाते हैं। उसमें आप लोग देखो कि जो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसको यूज़ करके, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब को यूज़ करके जो है हम लोग यहाँ पे ये छोटे छोटे टेक्नोलॉजी है, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे अर्थ को जो जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन की हम लोग को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से गेन कर पाते हैं। तो ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, ये अर्थ को यहाँ पे सेंस करने के लिए है। जैसे रिमोट सेंसिंग है, तो ये जो है सेंसर के थ्रू यहाँ पे पता चल जाता है कि कहाँ पे वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, कहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी किस तरीके से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप जानते हो कि ह्यूमन जो रोबोट है वो काम करते हैं ऑन ह्यूमन बेसिस। जैसे कि हम लोग जिस तरीके से काम कर पा रहे हैं, अब हमारी जगह जो है एक रोबोट भी काम कर पा रही है। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें कि एक गैजेट को दूसरे गैजेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और सिंपली आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू गैजेट्स। जब यहाँ पे गैजेट आपस में जब कम्युनिकेट करने लगते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग यूज़ करते हैं जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। अब अगर हम लोग देखें कि कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे जोग्राफिकल टेक्नोलॉजी का है वो इंडियाज़ वाटर सेक्टर में, तो इंडिया का जो रिमोट सेंसिंग पोर्टल्स है फॉर वाटर सेक्टर, जैसे कि भुवन WBIS है, वाटर बॉडीज़ इन्फो सिस्टम है। तो यहाँ पे जो सेंसर है ये डिराइव किया गया है वाटर बॉडीज़ इन्फॉर्मेशन से, और ये यूटिलाइज़ किया जाता है टू जनरेट स्पेशल मैप ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज़। तो देखिए ये भुवन है, भुवन मीन्स वाटर बॉडीज़ इन्फो सिस्टम यहाँ पे कहा जा रहा है। तो एक सेंसर के तहत यहाँ पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो लेक हो, वेटलैंड हो, पॉन्ड्स हो, रिवर हो, उसमें जितनी भी वाटर की इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। और सरफेस वाटर बॉडीज़ की कही जा रही है, जितनी भी रिवर है, पॉन्ड्स है, वाटर है, लेक्स है, इन सब में जितनी वाटर है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जाती है। तो बात हम लोग करें भुवन WBIS, तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि भुवन WBIS ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हो कि ये एक सेंसर है जो कि यहाँ पे सरफेस वाटर को मेज़र करने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। साथ ही अगर हम लोग देखें नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो यहाँ पे क्या है कि नेशनल लेवल एक्यूरेट और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट डेटाबेस जनरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए है। साथ ही इंडिया WRIS है, तो ये वाटर रिसोर्स इन्फो सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है, यानी कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रहता है थ्रू डैशबोर्ड, साथ ही साथ मॉड्यूल जो कि वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में है, और टूल्स जो कि GIS लेइंग एडिटिंग में है। तो इंडिया यहाँ पे वाटर रिसोर्स इन्फो सिस्टम है, ठीक है, इसमें इन्फॉर्मेशन है जो कि ये आपका रिलेटेड है वाटर रिसोर्सेज से। जल जीवन मिशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल जीवन मिशन तो आपसे पूछा ही जा सकता है। ये क्या है कि GIS मैपिंग ऑफ वाटर सप्लाई है, यानी कि जितनी भी पानी की सप्लाई हो रही है इसकी GIS मैपिंग है। यहाँ पे सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। साथ ही नमामि गंगे, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिपरेशन है बेस मैप का और साथ ही 3D मॉडल्स का।
डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि हमारे देश में 100 से भी अधिक डैम है जो कि बाबा आदम ज़माने का है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि बहुत ही पुरानी है और उसको रिहेबिलिट नहीं किया गया है, अभी तक फिर से रिपेयर नहीं किया गया है। तो ऐसा है कि कोई भी डिजास्टर में वो टिक नहीं सकता है, वो भारी नुकसान ही करेगा। तो इसलिए ये एक प्रोजेक्ट आया था, ड्रिप प्रोजेक्ट आया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी पुराने डैम हैं सबको यहाँ पे फिर से रिपेयर करना। ठीक है। फिर है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक है रिवर का, यानी कि मानसून के टाइम में और नॉन मानसून सीजन के टाइम में जो यहाँ पे रिवर का कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझने के लिए ये नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि इतने सारे जो है ये सारा स्कीम टाइम टू टाइम जो है सरकार के द्वारा लाया गया, जस्ट टू नो द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज़। ओके। उसके बाद आप देखो कंटिन्यूस लर्निंग और एक्टिविटी पोर्टल भी है, क्लैप है। तो क्लैप भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है। तो क्लैप को लॉन्च किया गया था गंगा उत्सव के इनॉग्रल डे में, जो कि रिवर फेस्टिवल 2021 की है। क्लैप एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो कि यहाँ पे काम करे किसके साथ, तो कंजर्वेशन एंड एक्शन अराउंड द रिवर्स, जो कि इंडिया में है। ये एक इनिशिएटिव है नमामि गंगे के द्वारा लिया गया है और इसको ट्री क्रेज जो फाउंडेशन है उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, बनाया भी गया है। वर्ल्ड बैंक इसको फंड करती है। तो आप जानते हो कि वर्ल्ड बैंक उन सारे जगह पे फंड करती है जो कि देश के डेवलपमेंट में काम आए, लोगों के बेसिकली डेवलपमेंट में काम आए। तो इसलिए इसको याद रखना है। साथ ही ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टल एक प्लेटफॉर्म भी है जो कि डिबेट्स वगैरह और डिस्कशन वगैरह भी फैसिलिटेट करता है। साथ ही आइडिया वगैरह भी एक्सप्रेस करता है जो कि बहुत सारे इश्यूज़ में है, जैसे इन्वायरमेंट, वाटर और रिवर से रिलेटेड है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें यहाँ पे रजिस्टर किया गया फॉर मोस्ट फोटोज़ ऑफ हैंड रिटेन नोट्स अपलोडेड टू फेसबुक इन 1 आवर। ओके। तो इसे भी याद रखना है, ठीक है, कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मिशन हो चुका है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये रजिस्टर्ड है। तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस, और इसमें जो है काफ़ी ध्यान रहता है, चाहे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स तो या फिर कोई और भी एग्जाम तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं वाटर कमोडिफिकेशन। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि स्पेशल जो रैप्चर है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन राइट्स में, उनके द्वारा ये कहा गया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन के लिए। और ये इन्फॉर्म किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को दैट वाटर इज़ नॉट अ कमोडिटी और फाइनेंशियल एसेट टू बी एक्सप्लॉइटेड। अब ये बेसिकली समझते हैं कि वाटर कमोडिटीज़ है क्या। तो देखिए, कमोडिटीज़ ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि वाटर हैंडल एज ए कमोडिटी। आप देखते कि कोई सामान है, कोई सामान को हम लोग कितना हैंडल विथ केयर करते हैं, यानी बहुत केयरफुल जो है हम लोग उसको हैंडल करते हैं। तो वैसे ही अब हम लोग को वाटर को भी बहुत केयरफुल हैंडल करना होगा एज ए कमोडिटी, जो कि सप्लाई और डिमांड मार्केट के तहत ही आता है। ऑब्वियस है कि लोगों की डिमांड है, बिना पानी के कुछ हो नहीं सकता, और यहाँ पे सप्लाई भी करना पड़ता है वाटर, तो क्यों नहीं इसको कमोडिटी जैसा ट्रीट किया जाए। तो इसलिए इसको वाटर कमोडिटीज़ कहा गया है। ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ट्रांजैक्शन में इसकी प्राइस सेट की जाती है यूज़र्स के बीच में, तो उसी तरीके से इसको रखा गया है। दिसंबर 2020 में देखें तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स है वो लॉन्च किया गया था शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में। साथ ही इसको फोर्थ प्रिंसिपल में भी यहाँ पे रखा गया, जो डब्लिन स्टेटमेंट है वाटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके तहत भी इसको रखा गया कि वाटर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए इकोनॉमिक गुड। तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग देखिए डब्लिन स्टेटमेंट जो कि वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये 1992 में है, तो ये डायरेक्टली आपसे अब पूछा जा सकता है कि डब्लिन स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये वाटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसे ध्यान रखिएगा। 1992 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड इन्वायरमेंट है जो कि डब्लिन में हुआ। एंड वेयर इज़ डब्लिन? डब्लिन इज़ इन आयरलैंड। तो ये जो आउटपुट इस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आया वो ये था कि वाटर जो है वो प्रेजेंटेड किस में, तो इसको रखा गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी कि अर्थ समिट भी से हम लोग कहते हैं, तब ये निकल कर आया। साथ ही यहाँ पे क्या है कि डब्लिन प्रिंसिपल को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि यहाँ पे जितने भी पानी की इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। डब्लिन प्रिंसिपल की बात करें तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड है कंसिडरेशन ऑफ द इश्यूज़, जो कि यहाँ पे पानी रिसोर्सेज का यूज़ और कैसे करना है और क्या क्या प्रोटेक्शन रखा गया है उसके लिए यहाँ पे इसको देखा जाता है। तो इसलिए जो डब्लिन प्रिंसिपल है उसको याद रखना है। डब्लिन प्रिंसिपल में क्या है कि वाटर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और फ्रेश वाटर की बात की जा रही है कि फाइनाइट और वल्नरेबल ये आपका जो है रिसोर्सेज है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। वुमेन आप देखो कि काफ़ी एसेंशियल पार्ट ये प्ले करती है कि कैसे पानी का सेफगार्ड करना है, क्योंकि आप बेसिकली आप देखते हो कि वुमेन अगर घर पे होती है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो उनको यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए कि पानी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, यहाँ पे वुमेन भी एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है। साथ ही वाटर हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू, ऑब्वियसली कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है सारे कॉम्पिटिटिव यूजर्स में, और इसको एज ए इकोनॉमिक गुड जैसा रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। तो ये 4 बातें कही गई थी, 4 सिद्धांत है यहाँ पे डब्लिन की, तो इसको ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है।
कमिंग टू दी नेक्स्ट जो कि है बायो मॉनिटरिंग यूजिंग इन्वायरमेंटल डीएनए। तो अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल डीएनए की बात की जा रही है, तो ये भी एक अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर एक यहाँ पे बात करें तो जो रिसर्चर्स है इकोलॉजी में, उनके द्वारा एक नया मेथड टेस्ट किया गया और ये कह रहे हैं कि बायो मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। कैसे? तो ईडीएनए को इस्तेमाल करके। अब ये बातें समझते हैं धीरे धीरे कि बायो मॉनिटरिंग क्या होता है। बायो मॉनिटरिंग कहने का मतलब है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें कि आप देखो कि किसी भी राज्य को यहाँ पे या फिर कोई स्टेट या फिर ऑनगोइंग चेंजेस कि इकोसिस्टम में कैसा कैसा चेंज हो रहा है, या फिर बायोडाइवर्सिटी और लैंडस्केप का क्या क्या कंपोनेंट है। कहने का मतलब है कि नेचुरल हैबिटाट किस तरीके का है, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, स्पेसीज कैसे हैं। किसी राज्य की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि वहाँ पे नेचुरल हैबिटाट कैसा कैसा है, यानी कि कैसे कैसे जीव जंतु रह रहे हैं, ह्यूमन बींग कहाँ कैसे रह रहे हैं, और उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, चाहे वो ह्यूमन बींग की हो चाहे स्पेसीज की हो। साथ ही स्पेसीज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी भी पूरी हालचाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे बायो मॉनिटरिंग के अंदर। बायो मॉनिटरिंग आप देखो कि एक तरीके का यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल यहाँ पे टूल होगा, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की जो पीओपी है, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, तो इस तरीके का जो हार्मफुल केमिकल्स होता है इसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। ईडीएनए क्या है? ईडीएनए आप देखो इन्वायरमेंटल सैंपल से इसको अलग रखा गया है इन कॉन्ट्रास्ट टू जेनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए यानी आप जानते हो कि जीन में जो आपके जीन के तहत जो डीएनए होता है उसमें यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग हम लोग आज की डेट में कर रहे हैं वो चीज़ें तो अलग है, बट ये क्या होता है कि जीनोमिक डीएनए यानी वैसी डीएनए जो एक स्पेसिस से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये जीनोमिक डीएनए। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कोई जीनोमिक डीएनए होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता है। फाइन। अब पोटेंशियल अगर बेनिफिट देखें तो इससे क्या होगा, जो वाटर क्वालिटी है वो रीस्टोर हो पाएगी, यानी कि सेम हो पाएगी। अर्ली डिटेक्शन हो पाएगा, यानी कि जो जितने भी इन्वेसिव स्पेसीज़ है साथ ही साथ डिटेक्शन ये डिटेक्शन हो पाएगा। जो रेयर और क्रिप्टिक स्पेसीज़ है, इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं, तो वैसे स्पीसीज़ की जो है यहाँ पे डिटेक्शन हो पाएगी। अब जो ईडीएनए लाने की बात की जा रही है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो आप देखो कि ईडीएनए को कलेक्ट करना बहुत इजी है। पहले जो डीएनए बैंक बनाने की बात की जा रही थी वो भी अभी हमारे देश में प्रोविज़न है। उसमें क्या आप देखो किसी स्पेसिस को लाओ, उनको उनकी जो डीएनए है वो यहाँ पे निकालो, उनको सैम्पलिंग करो, फिर उसके बाद उसको स्टोर करो, तो वो एक लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन अगर यहाँ पे ईडीएनए की बात करें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये अगर ऐसा हो जाता है ना, तो आप समझो कि यहाँ पे 1000 ऑफ जो एक्वेटिक स्पेसीज़ है उससे यहाँ पे आप देखो कि डीएनए को कैप्चर किया जाएगा। फिर ट्रेडिशनल बायो मॉनिटरिंग मेथड होगा। साइंटिस्ट जो है यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल एक एक करके जितने भी स्पीसीज़ हैं उनको काउंट करेंगे, उनकी एविडेंस देखेंगे कि कुछ फ्यू साइट्स में वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ से फिर जो है उनको लाया जाएगा। और ये मेथड आप देखो कि इसमें क्या है ना कि किसी भी वाइल्ड लाइफ को मारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी फ़ायदा तो यही है कि आप देखो कि किसी भी स्पीसीज़ से आप उनका डीएनए ले रहे हो, लेकिन उससे उनकी मारने की उनको ज़रूरत नहीं है। ये एक लेबर और कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा लेकिन बहुत ही सस्ता है। साथ ही ये प्रोसेस में एक चीफ फिल्टर की ज़रूरत है, एक सिरिंज की ज़रूरत है, एक वायल्स की ज़रूरत है। तो ये कुछ सामान होते होंगे जिसमें कि आपका डीएनए वगैरह कलेक्ट किया जाता होगा स्पेसिस से। ठीक है, और एनी वन कैन डू इट, यानी कि इसमें आपको कोई भी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तरीके का कोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। इसको 1-2 बार सिखाया जा सकता है, तो कोई भी इसको कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बढ़िया यहाँ पे इसकी फ़ायदा आप देख सकते हो। अब इनिशिएटिव देख लेते हैं न्यूज़ में क्या क्या रहा है वाटर कंजर्वेशन के लिए और इसके मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले एम यहाँ पे ICD वाटर इनोवेशन चैलेंज है। तो ये है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग अब यहाँ पे पार्टनरशिप करके जो इनोवेशन सेंटर डेनमार्क है वो यहाँ पे जो ग्लोबल फाइनल्स है नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन का, तो उसको अभी फाइनल किए हैं। और ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ चैलेंजिंग एरिया है, जैसे डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेकर आना है, यानी कि ऑनलाइन ही जो है एक तरीके से आप देखो कि वाटर मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है उस तरीके का सोल्यूशन लेकर आना है कि कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं अगर कोई भी तरीके का लीकेज हुआ है सिटी वाटर सप्लाई में, या फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है तो वो भी यहाँ पे करना होगा, तो वो भी करेंगे रूरल बेल्ट्स में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको यहाँ पे देख के चलेंगे रूरल और अर्बन सेटलमेंट में। सेफ़ और सस्टेन ड्रिंकिंग वाटर की भी यहाँ पे देखभाल की जाएगी। ये सारी चीज़ें चैलेंजेस है, तो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट है। NTPC जो लिमिटेड है वो यहाँ पे सिग्नेटरी बन चुके हैं जो प्रेस्टीजियस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट है। ये मैंडेट आपको फॉर्म किया गया था 2007 में, जिसमें कि जो बिज़नेस लीडर्स है उनको मोबिलाइज़ किया गया था कि जो भी वाटर स्टेवॉर्ड जो शिप है, सैनिटेशंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इन सब के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा।
साथ ही फिर नेक्स्ट देखते हैं ओशन क्लीन अप। यहाँ पे क्या है कि ओशन क्लीन अप है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ओशन को क्लीन करने के लिए है। नीदरलैंड ये बेस्ट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम है कि यहाँ पे जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है इसको एलिमिनेट करना है। अब ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मैप में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये आपका नीदरलैंड वाला पार्ट है जो ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वेस्टर्न गार्बेज पैच है, ये ईस्टर्न गार्बेज पैच है, ये सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जो रीजन देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कुरुशियो है, ये कैलिफोर्निया है। तो इस रीजन को यहाँ पे जितने भी गार्बेज है उसको यहाँ पे साफ़ करना है। इसको पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ मैरीन डेब्रिस और गार्बेज है, वो भी नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, तो इसको ध्यान रखना है। ये जो गार्बेज पैच है ये एक्चुअली 2 डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, यानी कि जो कचड़े होते हैं उसके 2 तरीके से कलेक्शन है। जो कि यहाँ पे आप देखो नॉर्थ पैसिफिक जो सब ट्रॉपिकल गार है, यहाँ पे आपका जो सब ट्रॉपिकल गार यहाँ पे बनता है। गार क्या होता है, लार्ज सिस्टम होता है। इस तरीके से जो स्विर्लिंग ओशन करंट है ना, उसका एक लार्ज सिस्टम बन जाता है जहाँ पे बहुत सारे कचरे जो है वो फंस के रह जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका वेस्टर्न गार्बेज पैच है जो कि जापान के बगल में है। ईस्टर्न गार्बेज पैच है जो कि आपका यहाँ पे यूएस जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है, साउथ अमेरिका वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इंडोर वाटर, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। इंडोर जो कि हमारे देश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। जैसे आप जानते हो कि स्वच्छ भारत मिशन में और स्वच्छ सर्वेक्षण में हमेशा ये लगातार टॉप में आते गया। तो इसको इस बार डिक्लेयर किया गया है कि ये पहला वाटर प्लस सिटी है इंडिया का, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 हुआ है उसके तहत ये सिटी है। किसी भी सिटी को अगर हम लोग वाटर प्लस यहाँ पे डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि सारे वेस्ट वाटर जो रिलीज़ किए जाते हैं हाउस होल्ड से, साथ ही कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से, तो इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल हो। यानी कि जब इसको यहाँ पे ट्रीटेड वेस्ट वाटर को इन्वायरमेंट में अगर रिलीज़ करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह से भी आप देखते हो कि बहुत गंदे पानी निकलते हैं, बहुत गंदे पानी निकल कर वो रिवर में जाते हैं, रिवर गंदी हो जाती है, इसके कारण हमारी इन्वायरमेंट गंदी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन्वायरमेंट में पहले इस रिवर में इस जो गंदे पानी होते हैं इंडस्ट्री में, उसको यहाँ पे इसको रिलीज़ करने से पहले क्या होता है कि उसको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे यहाँ पे ट्रीट कर लेना। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे वेस्ट वाटर है जब रिलीज़ हो रहा है तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएगी। जब ये काम कर लिया जाएगा, मान लीजिए कि कोई ऐसी शहर है जैसे इंदौर है, तो इंदौर की किसी भी इंडस्ट्री में आप देखोगे कि जो वाटर रिलीज़ की जाती है रिवर में वो वेस्ट वाटर होता है, लेकिन वेस्ट वाटर को रिलीज़ करने से पहले उसको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि अब वो वेस्ट वाटर जो है वो एक क्लीन वाटर हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे वाटर प्लस सिटी का इसको दर्जा दिया गया है। तो कोई भी अगर सिटी को वाटर प्लस सिटी का दर्जा लेना है तो उसको इस तरीके से काम करना होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये एनुअल सर्वे है, यानी कि 1 साल में एक बार किया जाता है। देखा जाता है कि किसी भी सिटीज़ में कितनी साफ़ सफाई है, कितनी हाइजीन है और सैनिटेशन है, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। रिवर सिटीज़ अगर अलायंस देखें तो रिसेंटली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। रिवर सिटीज़ अलायंस जो है ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर रिवर सिटीज़, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए है, डिस्कस करने के लिए है। साथ ही मेनली ये फोकस करेंगे 3 ब्रॉड थीम्स में, जैसे नेटवर्किंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह हो गया। यही रिवर अगर हम लोग सिटीज़ अलायंस की बात करें तो इसमें क्या है कि दोनों सिटीज़ होंगे, एक तो गंगा बेसिन के भी होंगे और नॉन गंगा बेसिन स्टेट के भी होंगे। यहाँ पे क्या है ना कि इन सारे सिटीज़ को अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है कि कैसे गवर्नेंस एस्पेक्ट जो है उसको स्ट्रेंथन करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप जानते हो कि यहाँ पे रिवर सिटीज़ अगर यहाँ पे स्ट्रेंथन होगी तो यहाँ पे उस सिटीज़ में रहने का जो कंडीशन है वो यहाँ पे बेटर हो पाएगा। नेक्स्ट है पुदुचेरी बिकम्स हर घर जल यूनियन टेरिटरी। तो पुदुचेरी है जिसको कि यहाँ पे 100% पाइप टू वाटर कनेक्शन मिला है। इसका टारगेट इन्होंने अचीव किया है रूरल एरिया में और जल जीवन मिशन के तहत। इसके तहत क्या है कि यूटी जो कि यहाँ पे 4th स्टेट बन चुके हैं आफ्टर गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जिनके पास यहाँ पे एश्योर टैप वाटर सप्लाई हो चुका है, यानी कि गाँव में हर घर में यहाँ पे टैप वाटर सप्लाई पहुँच चुका है। जल जीवन मिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहा गया है कि 55 लीटर जो वाटर पर पर्सन पर डे जो है ये आपका सप्लाई किया जाएगा हर एक रूरल हाउस होल्ड में। और ये कैसे किया जाएगा, तो फंक्शनल हाउस होल्ड जो टैप कनेक्शन है ये किया जाएगा। और यहाँ पे जल जीवन मिशन का जो यहाँ पे टारगेट है वो 2024 तक इसे अचीव करना है। अगर यहाँ पे FHTC देखें, फंक्शनल हाउस होल्ड जो टैप कनेक्शन है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा जाता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हाउस होल्ड हो और टैप कनेक्शन होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखो 55 जो है लीटर पर कैपिटा पर डे जो है यहाँ पे एटलीस्ट प्रोवाइड किया जाए। इसका एम है कि यहाँ पे आपका जो है ना फंक्शनल टैप कनेक्शन जो है वो स्कूल वगैरह उस एरिया में जो भी स्कूल है, जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है, जो भी हेल्थ सेंटर्स है, वेलनेस सेंटर्स है, उन सब जगह जो है ये टैप कनेक्शन होना चाहिए।
फंड शेयरिंग कैसा है, इस प्रोग्राम के लिए फ़ंड वगैरह कैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो 90% जो है यानी कि हिमालय और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए आप देखोगे तो 90% यहाँ पे सेंट्रल बियर करेंगे और 10% यहाँ पे स्टेट बियर करेंगे। लेकिन वही अगर अदर स्टेट में देखें तो 50-50% है। इट मीन्स कि 50% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे एंड 50% फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये 100% फंड यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है स्वास्तिक टेक्नोलॉजी, जो कि डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए है। स्वास्तिक स्टैंड्स फॉर सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस। ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इंडियन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आपका कंबाइन किया गया है, जिससे कि यहाँ पे सेफ और हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके। इस टेक्निक में आप देखो कि हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन यहाँ पे है, जिसमें कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह इसमें इंक्लूड किया गया है इस टेक्निक में। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर जो है काफ़ी एसेंशियल है। पानी आप जो भी पीते हो, अगर वो साफ़ सुथरा पीते हो तो आपको कभी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस नहीं होंगे, लेकिन गंदे पानी पीने से ही बहुत सारी डिजीज़ेस होती है। तो इसलिए डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, जिसमें कि जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती है, जिससे कि जो नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ है वो यहाँ पे कम हो जाए। कॉमन अगर ड्रॉबैक देखें, जो इस तरीके का केमिकल मेथड्स यूज़ किया जाता है जैसे कि क्लोरिनेशन वगैरह यूज़ की जाती है, तो इसमें काफ़ी जो है आप देखो कि हार्मफुल डिसइंफेक्शन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है बाई प्रोडक्ट्स का। जो यहाँ पे इन्फेक्शन बाई प्रोडक्ट है, ये काफ़ी हार्मफुल यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है WMO, विजन एंड स्ट्रैटेजी फॉर हाइड्रोलॉजी एंड एक्शन प्लान। यहाँ पे क्या है कि कुछ टारगेट यहाँ पे देखा जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका 8 लॉन्ग टर्म एम्बिशंस हैं, जिसमें कि बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है कि जो फ्लड रिस्क है, जो बाढ़ आती है उसको कैसे यहाँ पे बचाना है। फ्लड फॉरकास्टिंग और वार्निंग वगैरह यहाँ पे दी जाती है। जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है ड्रॉट वगैरह का, सूखा वगैरह का जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है और काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे झेलनी पड़ती है, तो वो यहाँ पे कम होगा। हाई क्वालिटी हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल डेटा जो है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल। रिसेंटली क्या है कि फर्स्ट एडिशन जो इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम क्या है कि ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत इसको लिया गया और इसको ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर जो है उसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे वाटर प्रोफेशनल को इक्विप किया जाएगा नेसेसरी स्किल्स है, यानी कि जो भी स्किल्स वगैरह है यहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाएगा, नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि बेटर तरीके से यहाँ पे अनेबल हो सके कि यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह और मैनेज वगैरह कैसे करना है। फिर देखिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की अगर बात करें तो रिसेंटली रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है जो कि ये जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया। एक्चुअली एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वाटर को रिसाइकिल किया जाता है, रीयूज़ किया जा सकता है जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन कैसी? तो बायोलॉजिकल और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें जितने भी सस्पेंडेड मैटर और मेटाबॉलिटीज़ है उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और साथ ही ये यूज़ किया जाता है हाई डेंसिटी कल्चर के लिए, जो कि बहुत सारे स्पीसीज़ जो फिशेज़ वगैरह की होती है। एडवांटेज क्या है कि जो डिपेंडेंसी आपको एंटीबायोटिक वगैरह में देखने को मिलता है ये कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा जो डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह है। रिस्क रिडक्शन यहाँ पे जो होता है, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, डिजीज़ वगैरह आ जाते हैं तो रिस्क अराइज हो जाती है, पैरासाइटिक अटैक आ जाता है तो इस तरीके से रिस्क अराइज हो जाती है, तो ये सब कम हो जाएगा। फिर है सरयू कैनल नेशनल प्रोजेक्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे सरयू प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया, जो ये कैनल नेशनल प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या है कि एश्योर्ड वाटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इरिगेशन के लिए, वो भी 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इसके इरिगेशन के लिए। साथ ही यहाँ पे क्या होगा कि 29 लाख जो फार्मर्स है, किसान हैं, उनको फ़ायदा होगा। ये जो वर्क किया जा रहा है प्रोजेक्ट का, ये 1978 में स्टार्ट किया गया था और ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाया गया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो 5 रिवर्स है, जैसे घाघर, सरयू, रप्ती, बांग गंगा, रोहिणी, इन सबको यहाँ पे इंटरलिंक करने के लिए लाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज का यूज़ हो सके। ओके, सो ये सारे बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं। लैंड डिग्रेडेशन एक चीज़ ये समझिए कि जो लैंड की यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे फॉरेस्ट लगे रहते हैं, तो हरे भरे जंगल होते हैं, तो वो काफ़ी बेटर होता है, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे आप जो है जो लोग वहाँ पे रहते हैं हैबिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे वो स्पीसीज़ हो चाहे कोई भी हो। तो क्या होता है कि लैंड की क्वालिटी जो है, कई बार आप देखते हो कि जंगलों को काटा जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट फायर्स की सिचुएशन देखने को मिलती है कि जंगलों में आग लग जाती है, जिससे क्या हो रहा है कि पूरे जंगल साफ़ हो जाते हैं, जिसके साथ जो लैंड की क्वालिटी है वो भी बर्बाद हो जाती है। और कुछ ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पे आप देखो कि लैंड को ज़्यादा मीन्स
यहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह वाटर वगैरह नहीं मिलता है, तो उस लैंड की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, मेनली ये फॉरेस्ट लैंड में ही देखा जाता है, इसलिए फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इसको बोलेंगे। लैंड डिग्रेडेशन कहने का मतलब है कि जो ड्राई लैंड रीजन होती है, जैसे आप देखते हो कि डेजर्ट वाला रीजन हो गया, जो एरिड है, सेमी एरिड है और ड्राई रीजन है, तो इसको यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हम लोग कहते हैं, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जिसमें कि फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब कहा जा रहा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिजर्टिफिकेशन होती है, इसका क्या इम्पैक्ट है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियस है कि लैंड का प्रोडक्टिविटी घट जाता है। आप देखो एक ज़मीन आज की डेट में कितनी कीमती हो चुकी है। उस ज़मीन में लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उस ज़मीन में लोग घर बनाते हैं, उस ज़मीन में वो खेती करते हैं जिससे कि उनका लालन पालन हो सके। लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होने से बहुत ज़्यादा जो है फूड इनसिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे निकल कर आ सकता है। जो हमारे देश के लोग हैं उनको यहाँ पे रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, जो छोटे किसान हैं उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही लैंड अवेलेबिलिटी जो है वाटर स्टोर करने के लिए वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। साथ ही अगर ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, इससे जूनोटिक डिजीज़ की यहाँ पे जो है क्रिएशन देखने को मिल रहा है। ऐसी डिजीज़ जो कि यहाँ पे जानवर से ह्यूमन बींग्स में फैलती है, जैसे आपका कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है कि दिस कम्स अंडर द जूनोटिक डिजीज़। वाई? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी आपका जो है कि स्पीसीज से, ये आपका जानवर से फैला है। साथ ही आप देखो हायर थ्रेट है मल न्यूट्रिशन का, यानी कि यहाँ पे रिड्यूस्ड फूड और वाटर सप्लाई है, पानी और जो भोजन है उस तरीके का उस एरिया में नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग जो है यहाँ पे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि इससे एक्सट्रीम वाटर इवेंट हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। साथ ही कंट्रीब्यूट है हमारे क्लाइमेट चेंज में, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन जो है एक क्लाइमेट चेंज का ड्राइवर भी है, जिससे कि आप देख सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। तो ये भी एक है कि हमारे यहाँ जो है आप देख सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रिसेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे अमाउंट और क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है वो देखा जाता है, और वो इतना नेसेसरी होता है जिससे कि यहाँ पे सपोर्ट किया जा सकता है इकोसिस्टम फंक्शन, सर्विस वगैरह यहाँ पे सपोर्ट किया जा सकता है लैंड को और इकोसिस्टम को। ओके, तो ये चीज़ें देखनी है। आप देख सकते हो डिग्रेडेशन जो है और डेजर्टिफिकेशन कितना तेज़ी से हो रहा है 2018-19 में। यहाँ पे आपका एरिया जो डिग्रेडेशन के अंदर था, फिर उसके बाद आप देखो इतना है, फिर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्बादी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, जिसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये आप समझो कि ये मात्र एक ऐसा यहाँ पे लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि हमारे यहाँ जितनी भी लैंड है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसको यहाँ पे रोकने के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे आप देखो जो COP14 हुआ था 2019 में, दिल्ली डिक्लेरेशन ये अडॉप्ट किया गया था, जिससे कि बेटर तरीके से फोकस किया गया है ये लैंड के ऊपर। तो इंडिया इसका पार्टी है, यस इंडिया इसका पार्टी है, तो याद रखना ये भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप देखो कि क्या क्या इनिशिएटिव लाया गया है इसके तहत, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन और जो डेजर्टिफिकेशन है उसको कम कर सके। तो सबसे पहले एक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लाया गया है, एक टारगेट सेट किया गया है कि कब तक हमें क्या करना है। साथ ही लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड है कि यहाँ पे फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा कंट्रीज़ को जो कि अपने यहाँ पे अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं। ग्लोबल लैंड आउटलुक है, एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप देखो कि डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, सेंट्रल इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई जाती है लैंड क्वालिटी की। साथ ही यहाँ पे लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी है, ये लॉन्च किया गया था यहाँ पे इसी कन्वेंशन के तहत। साथ ही अदर इनिशिएटिव देखो बॉन्ड चैलेंज है, बॉन्ड चैलेंज जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ ही यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव है रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, इसका एम है स्ट्रेंथन करना, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको स्ट्रेंथन करना। इमिशन रिड्यूस जो करना है, यानी कि रेड प्लस भी आप देख सकते हो कि इमिशन रिडक्शन कहा जाता है फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। स्टेप्स क्या इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है जिससे कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन का इश्यूज़ है उसको टैकल कर सके। तो ये कहा गया कि इंडिया इसका पार्टी है, तो इसलिए हम लोग इसके जो टारगेट है यानी कि 2030 तक हमें लैंड डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन को कम करना है, तो वो हम लोग कम कर सकते हैं। इंडिया के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है 1990 में, इसको भी लाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कुछ रिलेटेड न्यूज़ जो कि है बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट प्रोजेक्ट, तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा आप देखो इसको राजस्थान में लाया गया। प्रोजेक्ट बोल्ड है जिसमें कि बैम्बू बेस्ड जो ग्रीन पैचेस एरिड और सेमी एरिया है, जो डेजर्टिफिकेशन वाला एरिया है उसमें इस तरीके का पौधा लगाने की बात की गई है। एक्चुअली बैम्बो क्या है, बैम्बो एक ग्रास है, फास्ट ग्रोइंग और टिपिकल वुडी है, तो बैम्बो आप लोग देखे ही होंगे। इंडिया सेकेंड ओनली चाइना है जो कि बैम्बो डाइवर्सिटी में, तो सबसे पहले चाइना में आपको बैम्बो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, फिर इंडिया में।
बेनिफिट क्या है इस तरीके का बैम्बो कल्टीवेशन करके? तो देखिए बैम्बो से क्या होता है, इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो पानी कंजर्व होता है, इवोपोरेशन नहीं होता है पानी का ज़्यादा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम लाया गया है, अफ्रीकन लीड इनिशिएटिव है कि डेजर्टिफिकेशन आप देखते हो, सहारा डेजर्ट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तो उस तरीके से वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साउथ अफ्रीका देश में आपको देखने को मिलेगा, नामीबिया है, इन सारी जगह पे पानी वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको टैकल करने के लिए इस तरीके की स्कीम लाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो वंस कंप्लीट तो ये जो है आपका ग्रेट ग्रीन वॉल जो है ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर बन जाएगा प्लैनेट में, और 3 टाइम्स ये हो जाएगा साइज़ ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारे जो वाटर पोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर तरीके के पोल्यूशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, तो इस एरिया को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे यहाँ पे। फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं जितने भी यहाँ पे आपके टॉपिक्स बचे, और विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में email ID है, वहाँ मेल करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। थैंक यू।